जैसे स्टूडेंट्स वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th का, और चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस क्या है? बिजनेस एक टर्म है जिसका मतलब है बिजी, मीन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हम परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। किस उद्देश्य से? प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया की जो हिस्ट्री रही है रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही अच्छी रही है। आपको पता है जो इंडिया है उसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अब इंडिया के जो नॉर्थ साइड है उसमें हिमालय स्थित है, आप सभी को पता है। साउथ में इंडिया वाटर से घिरा हुआ है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ है। जो हमारा एंशिएंट टाइम में व्यापार होता था बाई रोड, उसे हम बोलते थे सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क का व्यापार उस रूट के थ्रू किया जाता था। जो मैरीटाइम रूट है, मींस जो हमारा ईस्ट और वेस्ट साइड है इंडिया की, वो समुद्र से घिरी हुई है, और इस रास्ते को, इस रूट को हम मैरीटाइम रूट के नाम से जानते हैं। इस रूट का प्रयोग मसालों के व्यापार के लिए किया जाता था, इसलिए हम इसको स्पाइस रूट के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? ये जो रास्ता था ये स्पाइस रूट के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पाइसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। नेक्स्ट है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। प्राचीन बैंकिंग सिस्टम, स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम, मीन्स इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम था वो बहुत ही डेवलप्ड था, जिसके चलते इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो बहुत अच्छी थी। अब बात करेंगे जो इंडिया का प्राचीन स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम है। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए? पहला, मेटल कॉइन बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल कॉइन्स का प्रयोग किया जाता था एक्सचेंज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का। जो मेन डॉक्यूमेंट थे जिनका प्रयोग बाई और सेल करने के लिए किया जाता था ऑन क्रेडिट बेसिस, वो थे हुंडीज एंड चिट्ठी। अंडरस्टूड? तो जो हमारे हुंडीज थे मेजरली ये सबसे पॉपुलर था। क्या? हुंडी जो था वो सबसे पॉपुलर था। इसका प्रयोग करके वो लोग ट्रांजैक्शंस करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते थे। सो जो हमारा हुंडी था वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर वारंटी मिलती थी किसकी? पेमेंट की, और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती थी, मीन्स ये अनकंडीशनल होता था। सेकेंड थिंग इज दैट ये ट्रांसफरेबल भी था, बट आफ्टर ए वैलिड नेगोशिएशन, एक वैलिड समझौते के बाद इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज आर यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट। भिन्न भिन्न प्रकार की हुंडीज इंडियन मर्चेंट के द्वारा यूज की जाती थी, इंडियन व्यापार के द्वारा यूज की जाती थी। फर्स्ट है धानी जोग, जो एक दर्शनी हुंडी का क्या है? एक पार्ट है। ये पेबल होती थी किसको? किसी भी पर्सन को। यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं होती थी रिसीव करने वाले बंदे के पास, मीन्स जो इसको रिसीव करता था उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती थी, किसी भी बंदे को ये पे होती थी। साजो आल्सो पार्ट ऑफ दर्शनी। दर्शनी जो ये हमारी हुंडी थी इसमें ये पेबल थी स्पेसिफिक बंदे को, किसी पर्टिकुलर बंदे को ही पे की जाती थी, और वो पर्टिकुलर बंदा कोई रेस्पेक्टेबल बंदा होता था, कोई आदरणीय सम्मानित बंदा होता था। यहाँ पर लायबिलिटी बनती थी रिसीव करने के ऊपर, इसमें लायबिलिटी नहीं बनती थी और इसमें लायबिलिटी बनती थी। ये किसी भी बंदे को पे थी, ये स्पेसिफिक बंदे को पे थी। फिरमान जोग आज ए पार्ट ऑफ दर्शनी। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, ये ऑर्डर पर ही पे की जाती थी।
देखनहार ये भी दर्शनी का ही पार्ट थी। ये पेबल थी किसको, प्रेजेंटर और बियरर को, जो बियर करता है, जो अफोर्ड करता है उसको ये पेबल थी। धानी जोग इट्स ए पार्ट ऑफ मुद्दती, जो मुद्दती थी ये पेबल थी किसी भी बंदे को, यहाँ पर भी कोई लायबिलिटी नहीं फिक्स होती थी रिसीव करने वाले के ऊपर, बट यहाँ पर जो पेमेंट था वो फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू होता था। नेक्स्ट है फिरमान जोग हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग इट्स फिक्स्ड टर्म्स। ये ऑर्डर पर पेबल होती थी और यहाँ पर इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते थे। जोखमी जो थी वो गुड डिस्पैच करने के अगेंस्ट क्या इशू की जाती थी, बाय द ड्रॉअर। जो इसको इशू करता था वही रेस्पॉन्सिबल होता था किसका, अगर रास्ते में गुड लॉस्ट हो जाए, चोरी हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई रिस्क हो समुद्र पर या कोस्ट पर। अंडरस्टूड। तो इस लॉस को कौन बियर करता था, ड्रॉअर, नॉट ड्रॉई। ड्रॉई की यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती थी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, मीन्स जो हमारे बिचौलवा थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द प्रमोशन ऑफ इंडियन ट्रेड इन एंशिएंट टाइम्स। फर्स्ट है बता दिया मैंने आपको। सेकंड, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते थे किसको, इंडियन ट्रेडर्स को। नेक्स्ट, ये लोग कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे किस चीज़ के, होलसेल के और रिटेल ट्रेड के। फॉरेन ट्रेड वर फाइनेंस्ड बाय लोन, जितना भी फॉरेन ट्रेड था मीन्स जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था, विदेशों के साथ में व्यापार किया जाता था, उसको जो पैसा फाइनेंस किया जाता था वो लोन के द्वारा किया जाता था। लेटर विद द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट एक्सीडेड इंपोर्ट एंड द बेनिफिटेड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। जितना भी हमारा एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो जाता था इंपोर्ट से, जो भी हमें बेनिफिट होता था वो जाता था किसको, हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, स्वदेशी भारतीय बैंकिंग सिस्टम को। कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करते थे किसको, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को, मैन्युफैक्चरर को, सभी को क्या करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे फॉर द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक्स प्रोवाइड करते थे लोन्स किसको, हमारे किसानों को। वे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्रकार के लोन प्रोवाइड करते थे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड से पहले हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। जो रोड ट्रांसपोर्ट था वो बहुत फेमस था एंशिएंट टाइम में, जिसका यूज़ हम सिल्क को सप्लाई करने में करते थे। बंगाल से तक्षशिला तक रोडवेज का जो हमारा रोड था उसका प्रयोग हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए करते थे, जो बहुत ही वाइड और सूटेबल था, स्पीड और सेफली था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है वाटरवे ट्रांसपोर्ट, जिसको हम मैरीटाइम ट्रेड भी बोलते हैं। मीन्स जो व्यापार समुद्र के रास्ते किया जाए उसे मैरीटाइम ट्रेड बोलते हैं। मैरीटाइम ट्रेड बहुत ही फेमस ट्रेड था, जिसका एक पहचान थी ग्लोबल ट्रेड में, और ये हमें ग्लोबल ट्रेड करने में, ग्लोबल ट्रेड के साथ जुड़ने में बहुत हेल्प कर रहा था। जो हमारा पीपर था, काली मिर्च थी, वो उस समय जानी जाती थी ब्लैक गोल्ड के नाम से। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लैक पेपर था इंडिया का, वो एक्सपोर्ट किया जाता था फॉरेन कंट्रीज़ को थ्रू मालाबार कोस्ट। अंडरस्टूड। इसके बाद कैलिकट कोस्ट पर जो बहुत पॉपुलर था वो विजिट किया गया चाइनीज शिप के द्वारा टू एक्वायर एसेंशियल आइटम फ्रॉम मिडल ईस्ट एज वेल एज पीपर, डायमंड, पर्ल, कॉटन फ्रॉम इंडिया। जो चाइनीज शिप थे उन्होंने हमारा कैलिकट कोस्ट को विजिट किया। विजिट करने का उद्देश्य था हमारे यहाँ का पीपर, डायमंड, पर्ल, कॉटन प्राप्त करना, इंपोर्ट करना। अंडरस्टूड। उसके बाद जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट था
वो भी एक मेजर पोर्ट था जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था किसको, पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया, पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो आप देख सकते हो जो इंडिया का वाटर, जो सी समुद्र का जो रास्ता था, जो हमारे आसपास जो पोर्ट थे, वो कितने बेनिफिशियल थे फॉरेन ट्रेड के लिए। नेक्स्ट है मर्चेंट कॉर्पोरेशन। मर्चेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण इसलिए किया गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर्स व्यापारी को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए मर्चेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण किया गया। ये अपने खुद के रूल बनाते थे और खुद के नियम कानून बनाते थे। ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्सेस वर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो व्यापार और इंडस्ट्रीज में लगने वाला टैक्स था वो इनका मुख्य आमदनी का स्रोत था। टैक्स कलेक्टर सेटल मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट एट ए फिक्स सम ऑफ मनी, फिक्स सम ऑफ मनी के ब्याह पर ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। लोकल बॉडीज का यूज करते थे टैक्स रिसीव करने के लिए, अंडरस्टूड। और लोकल बॉडीज कौन थी, महाजन्स, हेड ऑफ महाजन्स, यूज टू डील डायरेक्टली विद किंग्स और टैक्स कलेक्टर एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मर्चेंट। ड्यू टू कॉमर्शियल एक्टिविटीज बिग मर्चेंट्स गेन पावर इन सोसाइटी, इन्हीं कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो बड़े मर्चेंट व्यापारी थे वो बहुत ही पावरफुल थे हमारी इंडियन सोसाइटी में। नेक्स्ट है मेजर ट्रेड सेंटर्स। कुछ मुख्य व्यापार के केंद्र भारत में उस समय हुआ करते थे। पहला है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र फिलहाल पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल टाउन था और एक मेजर सेंटर था, एक्सपोर्ट करता था किसको, स्टोन को। उसके बाद पेशावर। पेशावर जो था, पेशावर एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर था वूल का, हॉर्स का, जो एक्सपोर्ट करता था किसको, चाइना और रोम को। तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये सेंटर ऑफ लर्निंग था, मींस ये इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में वो जगह थी जहाँ पे सब लर्निंग करने के लिए आते थे, पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट था, अंडरस्टूड। नाउ ये फेमस है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से। नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल रोड विच मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ कवरेज। इंद्रप्रस्थ भी कमर्शियल रूट था जो रॉयल रोड पर था। मथुरा। मथुरा एक बहुत ही बड़ी दुकान थी किसकी, व्यापार की। इसका जो रूट था वो साउथ इंडिया को छूता हुआ मथुरा और ब्रोच को टच करता था। वाराणसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था। वाराणसी जोड़ता था तक्षशिला और भरूच को, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मिथिला। मिथिला एस्टेब्लिश था किसके लिए, व्यापारी कॉलोनियों के लिए, इन साउथ चाइना स्पेशली इन यूनान। उज्जैन। उज्जैन एगेट कर्निल मुस्लिन एंड मेलो क्लॉथ्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स। उज्जैन से भिन्न भिन्न वैरायटी के क्लॉथ्स एक्सपोर्ट किए जाते थे डिफरेंट सेंटर्स पर। सूरत। सूरत जो था, सूरत फेमस था हमारा गोल्ड के लिए, अंडरस्टूड। हुंडीज वर ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। कांची पर्ल, ग्लास और रेयर के लिए, रेयर स्टोन के लिए। मदुरा पर्ल फिशरीज के लिए। ब्रोच। ब्रोच जो था वो था फेमस किसके लिए, ऑल इम्पोर्टेंट मार्ट्स के लिए। कावेरी पट्टा। कावेरी पट्टा फिलहाल कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। और जो ये कावेरी पट्टा था ये व्यापार करता था परफ्यूम में, कॉस्मेटिक्स में, सिल्क में, वूल, कॉटन, कोल, पर्ल, गोल्ड, स्टोन, शिप बिल्डिंग एटसेट्रा। तमराली पिट्टी। तमराली पिट्टी जो था वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट था जो जोड़ता था किसको, समुद्र को और लैंड को, विद ईस्ट एंड फॉर ईस्ट,
वेस्ट और ईस्ट के जो समुद्र और ज़मीन का जो लिंक था उसको जोड़ता था। ये जोड़ता था रोड को, बनारस और तक्षशिला की बीच की रोड को। अंडरस्टूड।